हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग टू ऑल। मैं हूं आपकी पॉलिटी की टीचर भूमि बजाज और आज मैं आप सबके बीच में सीयूटी के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मूल अधिकार, जिसको हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं या फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, ये लेकर प्रेजेंट हुई हूँ। इस टॉपिक में हम डिटेल में अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि आपके सीयूटी के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा टॉपिक है मूल या मौलिक अधिकार। अब बात ये आएगी कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। सबसे पहले ये चीजें डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में है। ठीक है, इससे पहले हमने बात की थी कि भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। भाग 2 में हमारी नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में बात हुई है अनुच्छेद 5 से 11 में। और हमारे भाग 3 में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डिस्कशन है अनुच्छेद 12 से 35 में। अब हम ये सब जानते हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे संविधान सभा ने जब संविधान का निर्माण किया तो अलग अलग प्रावधान अलग अलग देशों से लिए। ठीक है, हमने उन 11 चीजों के बारे में भी पढ़ा था, 10 देश और एक 1935 का अधिनियम। अब ये मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहां से लिया, तो ये लिया यूएसए से। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में समझते हैं कि अधिकार क्या होते हैं और फिर मौलिक अधिकार क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्या है। तो देखो, अधिकार क्या है, ये मनुष्य के तार्किक दावे हैं। ठीक है, यानी ऐसे अधिकार हैं जो मनुष्य के विकास के लिए तो जरूरी है, यानी किसी इंसान की डेवलपमेंट जब तक पॉसिबल नहीं है जब तक उसके पास कुछ अधिकार ना हो। सपोज करो हम बात करते हैं शिक्षा का अधिकार। अनटिल अनलेस अगर हमारे पास ये अधिकार ही नहीं होगा तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो शिक्षा से तो वंचित रह जाएंगे, है ना। तो ये क्या है, अगर शिक्षा उनको मिलेगी, अधिकार उनके पास होगा, तो उनकी डेवलपमेंट तो अपने आप होगी, तो उनकी डेवलपमेंट पॉसिबल है। तो मनुष्य के ऐसे तार्किक दावे जिससे उस इंसान का डेवलपमेंट हो सके, व्यक्तित्व का विकास हो सके, ठीक है, और जिसे मनुष्य समाज और राज्य द्वारा मान्यता प्रदान, ठीक है, वो हो गए हमारे अधिकार। लेकिन ये ऐसे अधिकार होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट बेशक छीन सकती है और इनका संविधान में उल्लेख भी नहीं होता। लेकिन जो हमारे मौलिक अधिकार है वो किसी भी कंडीशन में गवर्नमेंट हमसे नहीं छीन सकती जब तक इमरजेंसी की सिचुएशन ना हो। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए अधिकार। अब हम बात करते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है। तो सबसे मेन चीज है कि जिनका वर्णन संविधान के अंदर भाग 3 में है वो हमारे मौलिक अधिकार है। ये ऐसे अधिकार है जिनको राज्य ने तो मान्यता प्रदान की है, यानी राज्य के अकॉर्डिंग वो अधिकार हैं, और साथ साथ ये मानव के कल्याण, विकास, इन सब के लिए भी जरूरी है, और ये नागरिकों के अधिकारों की गारंटी भी, सुरक्षा भी खुद ही करते हैं। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के तहत है। ये हमने ऑलरेडी बात की थी। मौलिक अधिकार वो अधिकार है जिनको गवर्नमेंट भी हमसे नहीं छीन सकती अनटिल अनलेस इमरजेंसी की सिचुएशन ना हो। लेकिन जो बाकी अधिकार हैं वो कानूनी अधिकार हैं। ठीक है, ये अंतर है। अब बात आएगी कि अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है। तो संविधान के भाग 3 में जो अनुच्छेद 12 है उसमें राज्य की परिभाषा दी हुई है।
ठीक है। और अनुच्छेद 13 में ये बात है कि कौन से कानून मतलब कौन से अधिकार सही है, किसको अब देश में अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 14 से हमारे मौलिक अधिकार समानता का, फिर आगे स्वतंत्रता का शुरू हो जाता है। भाग 3 में है, हमने बात कर ली थी। और कई बार पूछा जाता है कि संविधान के भाग 3 को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो वो नाम क्या है? वो नाम है मैग्ना कार्टा। और कई बार वो ये पूछ लेते हैं कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, ठीक है, तो वो हमारे संविधान के भाग 3 को दी गई है। ठीक, अब ये क्या है? ये एक फ्रांस का शब्द है, ये एक फ्रेंच शब्द है जो ब्रिटेन में यूज किया गया था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। संविधान में जो ये मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद सबसे मेन चीज, हमारा जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। अब कुछ बच्चे यहाँ कमेंट करके बोलेंगे कि मैम आप गलत बता रहे हो, हमारे मौलिक अधिकार तो 6 हैं, हम तो स्टार्टिंग से 6 पढ़ते आ रहे हैं। तो जरा रुको, सब्र करो। एक्चुअल में मैं क्या बता रही हूँ कि मौलिक अधिकार पहले 7 थे, लेकिन अब वो 6 हो गए। कब हुए 6? जब हमारा 44वां संशोधन हुआ 1978 में। इस संशोधन के तहत हमारा एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। इसको हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। और हमारे जो मौलिक अधिकार जब संविधान बना था और लागू हुआ था उस समय 7 थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या घट के 6 हो गई। ठीक, कौन से संशोधन के तहत? 44वें संशोधन के तहत। कब? 1978 में। और संपत्ति के अधिकार को भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत डाल दिया गया। ठीक, अब यहाँ पे संपत्ति का अधिकार कौन सा है? जो संपत्ति हम लोग खुद खरीदते हैं। ठीक, ये वो संपत्ति है। ओके, ये संपत्ति कौन सी है? जो हम खुद खरीदते हैं। अब हम चलते हैं आगे, डिस्कस करेंगे कि मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है। हमने बात की मौलिक अधिकार क्या है और अधिकार क्या है। अब बात करेंगे कि मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, क्यों ये हमारे लिए जरूरी है। संविधान का सबसे मेन पार्ट मौलिक अधिकार माना जाता है, तो ऐसी क्या वजह है इसके पीछे? तो देखो, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना में मौलिक अधिकारों का बहुत मेन रोल है। ठीक, और ये विधि के शासन की स्थापना करता है। हमारे समानता के अधिकार में ये अनुच्छेद 14 के तहत बात हुई है कि कानून के सामने हर व्यक्ति समान है। तो ये किस में? मौलिक अधिकार में ही तो वर्णित है। तो मौलिक अधिकारों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारे देश में है, और ये बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है। यानी कि अल्पसंख्यक के ऊपर बहुसंख्यक डोमिनेंट ना हो सके, इसका भी प्रावधान हमारे मौलिक अधिकार में है। इसके साथ मैं आगे बात करूं तो सरकार के नागरिक विरुद्ध कार्य करने पर रोक, यानी कि अगर हमारे देश की सरकार ऐसा चाहेगी भी कि हम नागरिक के विरुद्ध कुछ काम करें, तो वहां पर मौलिक अधिकार उन्हें रोक देंगे। कैसे? क्योंकि अगर सरकार नागरिक विरोधी कार्य करेगी तो ऐसे में जनता, देश के जो नागरिक हैं, वो अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करके सरकार को ऐसा करने से रोक सकते हैं। और वैसे भी मौलिक अधिकारों की डेफिनेशन क्या है? वो अधिकार जो गवर्नमेंट भी आपसे नहीं छीन सकती, सरकार भी आपसे नहीं छीन सकती। बेशक वो कानूनी अधिकारों में कुछ हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों का तो सीधा सीधा संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अब बात आती है कि सामाजिक कुरीतियों का समापन भी मौलिक अधिकार में हुआ है। तो देखो, हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार में इस अधिकार, जो ये मौलिक अधिकार है, इसके तहत बाल मजदूरी, मानव का अवैध व्यापार,
सती प्रथा, ऐसी जो कुरीतियां हमारे समाज में शुरू से रही हैं, उन सब पे समापन किसके तहत हो गया? मौलिक अधिकार के तहत। और नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा, भाई हमारे पास सीधा सीधा स्वतंत्रता का अधिकार है, तो हमारी स्वतंत्रता की रक्षा अपने आप मौलिक अधिकार करते हैं। अब हम आगे चलते हैं और बात करेंगे कि मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किस हिसाब से हो सकती है। अभी हमने डिस्कस किया कि पहले 7 मौलिक अधिकार थे, फिर संशोधन हुआ 1978 में, 6 मौलिक अधिकार हो गए। किस अधिकार को खत्म किया गया? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, अब बात करेंगे कि मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण किस हिसाब से है। तो अब हमारे 6 अधिकार है मौलिक। कौन कौन से? एक समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन अधिकारों को हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। पहला अधिकार है हमारा समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। आपके सीयूईटी के एग्जाम में वो ऐसे पूछ सकते हैं कि समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, या कोई और नाम दे दे, स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, क्या 14 से 18 में है, 19 से 22 में है, 23-24 में है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से अनुच्छेद किस अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अब समानता का अधिकार क्या कहता है कि जन्म से सभी मनुष्य समान हैं, यानी आप किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। इसके एक एक अनुच्छेद को हम डिटेल में समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये अधिकार में बताया क्या हुआ है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि कानून के सामने समता व समान संरक्षण, यानी कि देश का कानून सबके लिए समान है, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, कोई किसान हो या कोई भी व्यक्ति हो, कानून सबसे ऊपर है। इसको हम कानून का शासन भी कहते हैं। ठीक है, सभी पर कानून समान रूप से लागू होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो फिल्म स्टार हो, कोई राजनेता हो, या वो कोई और सार्वजनिक पद पे हो, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। अब मैं बात करूंगी इसके अनुच्छेद 15 की। यहां क्या बात हुई है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक, कोई ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, लड़का है, लड़की है, या फिर मूल वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर हिंदू है, मुस्लिम है, इस बेस पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक, और क्या बात है इसमें कि इसके तहत सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश की अनुमति है, यानी कि कोई भी ऐसी जगह, चाहे होटल हो, कोई दुकान हो, कोई रेस्टोरेंट हो, कहीं भी आपको जाने से रोका नहीं जा सकता। अब कोई ऐसा भेदभाव नहीं होगा कि नहीं नहीं तुम नीची जाति के हो तो मंदिर में एंटर नहीं कर सकते, नहीं तुम कुएं को टच करोगे तो पानी अपवित्र हो जाएगा। ये सब चीजें पहले होती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब ये मत कह देना कि क्लास में कई बार ऐसे होता है कि हमारी मैडम तो ये बोलती हैं कि ये बच्चा ज्यादा समझदार है और हमको ही डांट पड़ती है। तो भाई वो भेदभाव नहीं है, वो आपकी खुद की हरकत है। अब चलते हैं आगे, देखेंगे कि अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता है, यानी कि जितने भी सरकारी या सार्वजनिक पद हैं, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, कुछ भी हो, उसमें नियुक्ति अब समान रूप से सबके लिए उपलब्ध है। यानी जो भी व्यक्ति चाहे, उसके पास अगर कैपेबिलिटी है तो वो उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर होकर एग्जाम दे सकता है। इट मीन्स कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिलेगा, कोई भी प्रकार का भेदभाव आपके साथ नहीं होगा, और नियुक्ति के संबंध में समान अवसर हैं, यानी कि जो ज्यादा मेहनत करेगा, जो अच्छे से एग्जाम देगा, उसको वो पोस्ट मिल जाएगी। अब कुछ ये मत कह देना कि हमें नहीं मिल रही है, हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक, या हमें अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा। भाई आप अगर मेहनत करके नंबर लाओगे जब ही मिलेगा। अब ये नहीं कह देना कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है,
जबकि सबके लिए समान अवसर है। समान अवसर है, आप मार्क्स लाओ और आप कॉलेज पालो। अब चलते हैं अनुच्छेद 17 पे, जो कहता है कि यहाँ अदृश्यता लिखा है बट एक्चुअल वर्ड है अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत का अंत। पहले क्या होता था कि अगर किसी नीची जाति के बंदे ने हमें छू लिया, कुएं को छू लिया या फिर मंदिर में प्रवेश कर लिया, तो वो सब जगह अपवित्र मान ली गई। ठीक है, अब क्या है, अब के टाइम में छुआछूत का व्यवहार दंडनीय है, अपराध माना जाता है इसे। अब किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। इसके लिए अनुच्छेद 17 और 35 इसके तहत संसद के पास ये अधिकार है कि वो जो भी ऐसा आचरण करता मिले, यानी जो छुआछूत का व्यवहार करेगा, वो दंड का पात्र होगा, यानी उसको दंड मिलेगा ही मिलेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी ही। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, यानी कि अब किसी भी प्रकार की कोई पोस्ट, कोई उपाधि नहीं रही। पहले क्या होता था ना, राजा का बेटा राजा, वो उपाधि मिल गई यार, वो कहते थे ना, आवाजें आती थी, कभी आपने सीरियल देखा होगा, राजा महाराजा पधार रहे हैं। अब वो सब उपाधियां खत्म है, अब कौन सी, सेना या शिक्षा संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त सभी उपाधियों का अंत। कोई राजा, कोई महाराजा, अब कुछ नहीं है। अब या तो सेना के बेस पे आपको उपाधि मिलेगी अगर आप मिलिट्री में हो, या फिर आपको शिक्षा के बेस पे। अब अगर कोई पढ़ करके आईएएस या आईपीएस बन जाए, तो वो ये नहीं कह सकते हम कि उसको उपाधि मिली है, भाई वो उसका हक है, वो उस चीज के योग्य है। इसके अलावा सभी उपाधियों का अंत हो चुका है। अब बात आई कि अगर किसी को भारत रत्न, पद्मश्री ऐसे अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो ये उपाधि नहीं है, ये उनकी कैपेबिलिटी के बेस पे उन्हें मिल रहा है। अब यहाँ पे हमारे अनुच्छेद 14 से 18 के तहत समानता का अधिकार खत्म होता है। अब चलते हैं हम अपने स्वतंत्रता के अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 के तहत है। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है, चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। आप कुछ भी सोच सकते हैं, कैसे भी अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं, लिख करके, बोल करके, जैसे भी आप चाहें, और आपको कोई भी प्रकार का कार्य करने की स्वतंत्रता भी है। इसको अब हम डिटेल में समझते हैं। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? पहले इसमें ना, अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रताएं मिलती थी। ठीक है, इसलिए इसको बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हमारे अनुच्छेद 19 को बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार थे, ऐसे इसके अंदर भी 7 स्वतंत्रताएं मिलती थी। लेकिन उधर से भी एक अधिकार कम हो गया, इधर से भी। कौन सा कम हुआ है? संपत्ति का। अब कुछ यहाँ पे पूछेंगे, संपत्ति का अधिकार इसके अंदर भी आ रहा था और मौलिक अधिकार भी है, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये ऐसे हो सकता है कि जो ये संपत्ति है जो इसके अंदर आ रही है अनुच्छेद 19 में, वो किस बारे में है? अगर आपने खरीदी नहीं हो, मतलब अगर आपने कोई संपत्ति खरीदी है आपने खुद ने, तो वो आपके अंडर अब नहीं रहेगी, उसको सरकार अपने अंडर ले सकती है, क्योंकि कानूनी अधिकार बन गया। इसको यहां से खत्म कर दिया। और ये जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, यहाँ पे कौन सी थी? जो आपको जायदाद मिलती है ना, जैसे पूर्वजों से आगे मिली, वो। तो ये वाला मौलिक अधिकार खत्म हो गया है। अब क्या है, अगर आपने कोई संपत्ति खरीदी है और अगर मान के चलो सरकार को वो पसंद आ गई, या सरकार को लग रहा है कि ये चीज हम अपने डेवलपमेंट में, ज्यादा लोगों के डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, तो उस केस में सरकार क्या करेगी? आपकी वो जमीन लेकर के आपको मुआवजा दे देगी। तो अब तो संपत्ति का अधिकार केवल और केवल कानूनी अधिकार है। इधर से भी संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और मौलिक अधिकार से भी। ठीक, और कौन कौन सी स्वतंत्रता यहाँ पे बात हुई है? संपत्ति की तो हमने बात कर ली। जो बाकी की 6 है वो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप जैसे चाहे कला के माध्यम से, बोल के, लिख के अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हाँ, किसी के बारे में अगर गलत बोलोगे फिर मत कहना आपने कहा था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब बात आई शांतिपूर्वक तथा निरायुध सभा की स्वतंत्रता।
यानी कि आप शांति से सभा कर सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन अगर हथियार लेकर के मारपीट चालू हो गई, वहां पे ये स्वतंत्रता आपकी नहीं है, क्योंकि यहाँ साफ लिखा है निरायुध सभा की स्वतंत्रता। और क्या बात हुई है कि समुदाय अथवा संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि अगर मान के चलो कोई फैक्ट्री है जहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो मजदूर हैं, अगर वो अपना कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं और मालिक के किसी बात का विरोध करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए कर सकते हैं, कैपेबल हैं, अनटिल अनलेस वो जो है युद्ध में या फिर एकदम हथियार वाली उसमें तब्दील नहीं होता। इसके बाद देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है, आपकी मर्जी है, आप जिधर जाना चाहते हैं, जिधर जाके घूमना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, आप भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी की प्रॉपर्टी पे जाके बोले मुझे ये प्रॉपर्टी पसंद है और ये मेरा मौलिक अधिकार है, मैं यहाँ रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, वो चीज एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का व्यापार या कारोबार करने की भी आपको स्वतंत्रता है। जैसे पहले क्या होता था ना, किसी भी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी, बाकी कंपनियां नहीं करेंगी, अब ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे जिस फील्ड में आप जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इलीगल वर्क में इंक्लूड हो जाए, जैसे और चरस गांजा और पता नहीं किस किस का इलीगल वर्क होता है, उस सब में इंक्लूड होना आपका मौलिक अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बात करेंगे अपने अनुच्छेद 20 के बारे में। इसमें है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध होता है या फिर उसको अगर रियासत में भी ले लिया जाता है, तो उसके पास किस किस प्रकार के अधिकार है, वो कैसे अपने आप को बचा सकता है, कैसे अपना बचाव कर सकता है, आओ डिस्कस करें। पहला है कि एक अपराध के लिए एक से अधिक बार ना मुकदमा और ना ही दंड, यानी कि अगर मान के चलो किसी व्यक्ति से मर्डर हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो अब उसको इसकी जो भी सजा दी जाएगी, अगर उम्र कैद दी जा रही है या अगर सजा दी जा रही है मान लो 14 साल के लिए, तो वो एक ही बार रहेगी, ये नहीं 14 साल खत्म हुए फिर इसी की सजा, एक जुर्म की एक ही बार सजा दी जाएगी। इसके अलावा दोष सिद्ध नहीं जब तक विधि का उल्लंघन नहीं, यानी कि जब तक जो देश का कानून है आप उसके अगेंस्ट कुछ ऐसा नहीं करते, आप दोषी नहीं माने जाओगे। देश में ये कानून है कि हम किसी का मर्डर नहीं कर सकते, है ना, किसी की जान नहीं ले सकते, आपने ऐसा कुछ किया तो आप दोषी माने गए। ठीक, तो ये चीज मेनली है। अब कोई ये कह दे कि मान लो मैम मेरे जज्बातों का मर्डर हुआ है, तो उस केस में कोई सजा नहीं मिलेगी जिसने भी किया हो, लड़का या लड़की। अब चलते हैं हम अपने अनुच्छेद नंबर 21 पे, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आप किसी व्यक्ति से उसके प्राण नहीं ले सकते, किसी की जान लेने का हक आपको नहीं है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना प्राण से वंचित नहीं। जो एक्चुअल में कानून है उसके बेस पे अगर किसी को सजा मिल रही है वो अलग बात है, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और सर्वोच्च न्यायालय ने अब इस अधिकार के क्षेत्र को व्यापक किया है, यानी इसमें कुछ और अधिकार जोड़ दिए हैं, जैसे कि निजता का अधिकार, यानी प्राइवेसी। अब आपके पास पूरी प्राइवेसी है, कोई आपकी प्राइवेसी लीक नहीं करेगा, कोई आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता जब तक आपकी मर्जी ना हो। इसके अलावा पर्यावरण, पर्यावरण का भी अधिकार है कि भाई पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और कौन सा अधिकार है, शिक्षा का अधिकार इसके तहत आता है। तो ये सारे अधिकार ऐसे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय ने इसके अंदर जोड़ दिए हैं, इसका जो क्षेत्र है उसको व्यापक कर दिए हैं। ठीक, शिक्षा का अधिकार इसके तहत आता है, और अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का, ये तो बहुत लोगों को पसंद आएगा, जो ये अधिकार है ये भी हमारे पास है। तो ये सब ऐसे अधिकार हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट अनुच्छेद पे। अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण। इस अनुच्छेद के बारे में हमने अपनी नागरिकता वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको तो इस
ये अधिकार है, लेकिन जो विदेशी हैं, जो भारत में तो रहते हैं पर नागरिकता किसी और देश की है, उनके पास ये अधिकार नहीं है। इसमें क्या कहा गया है कि अगर मान लो आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हो, उसे रियासत में ले रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका कारण क्या है, कि तुमने ऐसा क्या कर दिया जो हम तुम्हें जेल में डाल करके बंद कर रहे हैं। गिरफ्तारी के कारण की जानकारी 24 घंटे में मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत। अगर आप ऐसे व्यक्ति को बंद कर रहे हो, गिरफ्तार कर रहे हो, तो उसको 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। और गिरफ्तार व्यक्ति अपने बचाव के लिए वकील कर सकता है, ये अधिकार भी उसके पास है। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 22 में कौन कौन से हमारे पास अधिकार है। यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार खत्म होता है और अब होता है हमारा तीसरा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भाई ये बनाना तो बहुत जरूरी था, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में कि कितने ऐसे बुरे बुरे कुरीतियां हमारे समाज में मौजूद थी, जिससे लोगों को काफी परेशानियां होती थी। अब बना इसके तहत अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया कि बलपूर्वक कार्य लेने पर रोक। अब आप किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं ले सकते, उसकी मर्जी होगी वो आपके पास काम करेगा, नहीं होगी तो वो नहीं करेगा। और मानव के अवैध व्यापार पे, पहले क्या होता था, दास प्रथा, या फिर मानव को बेच देते थे। पहले उनको अपना गुलाम बनाते थे, फिर उन्हें बेच देते थे। अब इन सब पे रोक है, अब ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है, तो बाल मजदूरी का विरोध किया गया है। यानी जो बच्चा 14 साल से कम का है, ये याद रखना, जो बच्चा 14 साल से कम का है उसको किसी कारखाने या फैक्ट्री में जबरदस्ती काम कराना, और काम करवाना भी इनफैक्ट इलीगल है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी प्रकार के काम में लगाना गलत बात है। हाँ, लेकिन पढ़ाई कर रहे हो तो वो गलत बात नहीं है। कोई ये मत कहना हमें पढ़ाई के काम में लगाया हुआ है। अब अगला अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। देखो, हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति को अपना धर्म मानने की, उसके अकॉर्डिंग आचरण करने की और उसका प्रचार करने की पूरी पूरी आजादी है, लेकिन कुछ दायरों में रह के। आओ इसको समझते हैं। हमारा अनुच्छेद 25 कहता है कि अतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रसार करने का अधिकार। यानी आप अपने धर्म को मानो, उसका प्रचार करो, प्रसार करो, आपको पूरी आजादी है, ठीक है। लेकिन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप। अगर सरकार को लग रहा है कि आपके धर्म में कोई चीज इलीगल है, तो वो उसमें हस्तक्षेप जरूर कर सकती है। वहां आप ये नहीं कह सकते आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जैसे सरकार ने हस्तक्षेप करके सती प्रथा को खत्म किया। इसके साथ साथ एक से अधिक विवाह, पहले होते थे ना एक राजा की इतनी सारी रानियां, तो अब इन सबको सरकार ने हस्तक्षेप करके खत्म किया। तो ये ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं जिनके लिए सरकार बीच में दखल अंदाजी कर सकती है ताकि ये खत्म हो। और क्या, बाल विवाह। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट अनुच्छेद पे, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। यानी आप अपने धर्म से जुड़े जो भी मामले हैं, जैसे भी आप चाहो उसको हैंडल करो, उसके अकॉर्डिंग काम करो, आपको पूरी आजादी है। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार, आप चाहो तो आप मंदिर खोलना चाहते हो, गुरुद्वारा, वो आप कर सकते हो, या कोई एजेंसी, कुछ भी आप चाहो करो, लेकिन आपके अधिकारों से, मौलिक अधिकारों से किसी और को दिक्कत हो रही है, किसी और के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो गलत है। अब अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 27 की, तो ये कहता है कि किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदर्भ में स्वतंत्रता। क्या होता है, कई बार हमारी जो राज्य सरकार है वो कुछ धर्म के लोगों को या किसी पर्टिकुलर एजेंसी को अनुदान देती है, हेल्प करती है ताकि वो ग्रो कर सके। इस केस में अगर किसी भी कर देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो राज्य सरकार ने
हिंदुओं को कर दे दिया, अनुदान दे दिया कि आप मंदिर खोल सकते हो, लेकिन अब इस मंदिर को खोलने के लिए आपको कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कर देने के लिए आपको बाध्य नहीं करेंगे जहां पे किसी धर्म का पोषण हो। आपको सरकार को टैक्स पे करना चाहिए, वो आपका मौलिक कर्तव्य है। लेकिन अगर किसी धर्म का पोषण हो रहा है, मतलब किसी धर्म को सपोर्ट मिल रहा है, तो वहां पे आपको कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप उस धर्म को मानते हो तो आप वहां डोनेट करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। ये कहता है हमारा अनुच्छेद 27। अब अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। मान लो कुछ बच्चे पढ़ते होंगे ऐसे क्रिश्चियन स्कूल में, जहां पे वो अगर ऐसी कोई शिक्षा दे भी रहे हैं तो आपके लिए वो जरूरी नहीं है, हालांकि वो ऐसी शिक्षा दे नहीं सकते, लेकिन अगर ऐसा कुछ है भी तो किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप यहाँ बैठो, इसे सुनो, इस धर्म को अपनाओ। पहले क्या होता था, जो भी हमारे देश पे रूल करने लगता था, अगर मान लो मुगलों ने रूल किया तो वो कहते थे मुसलमान बन जाओ, ठीक, तो सब उनको अपना अपना धर्म छोड़ देने के लिए बोलते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी और स्कूल में पढ़ रहे हो, वहां कोई और धर्म मानने वाले हैं, लेकिन आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप कोई धर्म की शिक्षा लो या आप उसमें उपस्थित हो या अपना धर्म बदलो। राज्य ने जिसे पोषित शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी स्कूल में धर्म के ऊपर शिक्षा नहीं दी जाती। सभी जगह ये कहा जाता है कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए पूरे तरीके से स्वतंत्र हो। इसके अलावा व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार खत्म होता है। अब हम बात करेंगे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की। ठीक है, ये हमारे अनुच्छेद 29 और 30 में है। इसके तहत क्या बात कही गई है कि भाई कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार की भाषा, लिपि या संस्कृति को अपना सकता है। अगर आप तमिल, तेलुगु कुछ भी बोलते हो, आप बोल सकते हो, आपको इस चीज के लिए मना नहीं किया जाएगा। कोई भी आपके अपने तरीके को बदलने के लिए आपसे फोर्स नहीं कर सकता। नागरिक को भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का पूरा पूरा अधिकार है। और हमारा अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात करता है कि ये जो समुदाय है, ये अपनी मर्जी से कोई भी शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उसका प्रबंधन कर सकते हैं। यानी कि राज्य सरकार कोई ऐसा भेदभाव नहीं करेगी अनुदान देने में, या थोड़ा जैसे कहते हैं ना कि हम डोनेशन देकर दे रहे हैं, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगी ये देखकर कि ये शिक्षण संस्थान कोई अल्पसंख्यक चला रहा है। इस बेस पे कोई भेदभाव नहीं होगा। शिक्षा संस्थाएं स्थापित भी कर सकते हैं वो अल्पसंख्यक, और उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। ये हमारा अनुच्छेद 30 कहता है। अब बात करेंगे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट संवैधानिक उपचारों के अधिकार की, जिसका वर्णन हमारे अनुच्छेद 32 में है। ये क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार है क्योंकि ये आपके 5 मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। कैसे, वो समझो। ये क्या है? ये जितने भी मौलिक अधिकार है उनकी सुरक्षा करता है। यानी कि अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उसका हनन हो रहा है, तो वो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक, और किस अधिकार के तहत? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत। यानी संविधान सभा ने क्या किया, 5 अधिकार तो बना दिए, लेकिन अगर इसको किसी कंडीशन में ना माना जाए तो क्या करना है? उसके लिए एक ये अधिकार भी बनाया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% मैं श्योर हूं यहां से आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, किस अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो वो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, क्योंकि ये बाकी के मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान कर रहा है। कैसे कर रहा है वो भी देख लो। मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो तो उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय में जाकर हम इसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32
ठीक है। और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226, ये अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत सरकार को यह आदेश दे सकती है कि मतलब जिस भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है उसको ठीक किया जाए और उसके अधिकार उसको प्रदान किए जाए। और जब वो ऐसा आदेश देगी तो ये किस में आएगा, ये आएगा रिट में। यानी कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जब सरकार को आदेश जारी किया जाता है अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो उस आदेश को हम रिट कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सरकार को जारी आदेश क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है रिट। अब हम आगे चल के बात करेंगे कि 5 प्रकार के रिट होते हैं। कौन कौन से? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम हैबियस कॉर्पस भी कहते हैं। ठीक है, अगर इसके तहत किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, ठीक, तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जिसने उसको बंदी बनाया, और रीजन भी बताना है कि किस रीजन के तहत ऐसा किया गया है। ये है पहला रिट। दूसरा रिट है परमादेश, जिसको हम मैंडामस भी कहते हैं। यानी कि अगर जो उच्च न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है उसके नीचे की अदालतें सही तरीके से काम नहीं कर रही है ना, या फिर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आके काम कर रही है, तो उस केस में उससे ऊपर का न्यायालय उसको आदेश जारी कर सकता है जिसको हम परमादेश कहते हैं। इसके बाद आएगी बात प्रतिषेध की, जिसको हम कहते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब मना करना। अगर सबसे नीचे की जो अदालत है वो कोई ऐसे मामले में सुनवाई कर रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र में तो है ही नहीं, तो उस केस में उससे ऊपरी अदालत उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसको ऐसा करने से रोक सकते हैं जो हमारे प्रतिषेध रिट के तहत आता है। इसके बाद है उत्प्रेषण। इसके तहत जो उच्च न्यायालय है वो निचली अदालतों से समीक्षा करने के लिए कि वो किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, वो समीक्षा के लिए उससे पेपर डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है। और अगला है हमारा लास्ट अधिकार परीक्षा यानी क्यो वेरेंटो। इसका मतलब है किस अधिकार से, इसका मतलब क्या है, किस अधिकार से, यानी कि उस व्यक्ति से उस संस्था से पूछा जा सकता है कि आप किस अधिकार के तहत ऐसा कर रहे हैं। मान लो कोई व्यक्ति कोई सार्वजनिक पद पे जैसे कोई ऊंची पोस्ट हो गई वहां पर है ऑलरेडी, तो उसने अगर वो गलत तरीके से आया है, कुछ इलीगल वर्क किया है, तो ऐसे केस में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय उससे पूछ सकते हैं कि ये किस अधिकार से किया है या इस पद पर किस अधिकार से हो। ये आता है हमारे अधिकार परीक्षा के अंदर। तो ये हो गए हमारे 5 प्रकार के रिट। यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बन सकता है, कोई भी अधिकार का नाम देकर वो पूछ सकते हैं कि इस केस में, जैसे वो पूछ लें कि अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है, ये किस रिट के तहत आता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका आंसर वहां पे होगा। अब चलते हैं हम आगे देखेंगे कि भाग 3 के बाहर कौन से अधिकार हैं। भाई हमने डिस्कस किया कि संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में है, जिसको हम मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी देते हैं, यानी मैग्ना कार्टा नाम से भी जानते हैं। अब भाग 3 के बाहर भी कुछ अधिकार संविधान के अंदर लिखे हुए हैं। देखो संविधान के अन्य भागों में भी कुछ अधिकार हैं, लेकिन वो मौलिक अधिकार नहीं है, वो कानूनी अधिकार है। वो कौन से अधिकार है? संवैधानिक अधिकार। विधिक यानी विधि मीन्स कानून, यानी विधिक अधिकार, या गैर मूल अधिकार। गैर मूल मीन्स जो मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये वो अधिकार है, जैसे कुछ एग्जाम्पल, संपत्ति का अधिकार, भाई ये बार बार आ रहा है, पूछ सकते हैं किस अधिकार को 44वें संशोधन के तहत, 44वें संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, तो संपत्ति का अधिकार है। याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, बता रही हूं।
संपत्ति का अधिकार भाग 13 अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस अधिकार के तहत किसी व्यक्ति को कानून के बिना, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर मान लो, मैंने अभी एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले कि अगर सरकार को लग रहा है कि किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी बाकी बहुत सारे लोगों की डेवलपमेंट के लिए, जैसे मान लो वहां बांध बनाना है या वहां कोई और डेवलपमेंट प्रोसीजर करना है, उस केस में उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी ले लेगी सरकार और उसको मुआवजा दे देगी, ठीक है। लेकिन विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत इसके बिना कोई और व्यक्ति हमारे जो संपत्ति का अधिकार है उसे नहीं छीन सकता। ये हमारा कानूनी अधिकार बन चुका है और भाग 13 में अनुच्छेद 300 क में वर्णित है। इसके अलावा व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यानी आप भारत देश के किसी भी क्षेत्र में व्यापार कर सकते हो, समागम कर सकते हो, आप सभा कर सकते हो, लेकिन कैसी? हथियार के बिना। कोई भी व्यापार करो लेकिन इलीगल वर्क नहीं। मौलिक अधिकार आपको मिले हैं लेकिन उसका आप गलत वे में यूज करो या इसको गलत वे में लेकर जाओ, वो सही नहीं है। यहाँ पे आपको ये अधिकार दे दिया गया है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं। भाग 13 अनुच्छेद 301 के तहत ये बात कही गई है, ये संविधान के इस भाग में वर्णित है। और वोट देने का अधिकार, भाई आप लोकसभा में, राज्य की विधान परिषदों के जो चुनाव होते हैं उसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट दे सकते हो। ये आपके भाग 15 में अनुच्छेद 326 में है। ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कानूनी अधिकार हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं, संविधान में लिखे जरूर है लेकिन आपके मौलिक अधिकार नहीं है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब यहां से हमने मेन क्या डिस्कस किया था? भाग 3 में मौलिक अधिकार है, मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी अनुच्छेद 12 से 35 के तहत है, जिसमें 12 में राज्य की परिभाषा के ऊपर बात हुई है और जो 13वां अनुच्छेद है उसमें बात हुई है कि कौन सा अधिकार सही नहीं है, जैसे कि उसमें 3 तलाक के ऊपर भी डिस्कस हुआ था। उसके बाद 14 से 18 में हमारा समानता का अधिकार है, फिर 19 से 22 में हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 से 24 में हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। उसके बाद हमारा 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 29 और 30 में सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधी अधिकार है और अनुच्छेद 32 सबसे इंपॉर्टेंट, संविधान की आत्मा और हृदय, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है, वो अधिकार है, जिसके तहत रिट आती है। 5 प्रकार की रिट हमने पढ़ी। उसके बाद हमने जाना कि भाग 3 के बाहर भी कुछ अधिकार होते हैं, जैसे संपत्ति का अधिकार, व्यापार और समागम की स्वतंत्रता और वोट देने का अधिकार। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। आगे भी हम सीयूईटी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लाते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।